अधिकारियों को पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई, यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई और बाकायदा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरी देश की सियासत गर्मा गई है। सियासत में एक उबाल सा आ गया है। सवाल उठने लगे हैं कि विपक्षी नेताओं पर एक के बाद एक ईडी और सीबीआई की एजेंसियां एक्शन क्यों ले रही हैं? क्यों विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है? क्यों विपक्षी नेताओं के घर राष्ट्रीय जो जांच एजेंसियां हैं वो भेजी जा रही हैं? ऐसा आरोप लग रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से उन एजेंसियों पर और सत्ता की मोदी सरकार पर। तो ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि विपक्ष के अगले नेता का अब किसका नंबर होगा, किसके घर अब ईडी की जो है रेड पड़ेगी और किसको अब ईडी कस्टडी में लेगी, किसको ईडी सम्मन जारी करेगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपीए राज्य में ईडी का कैसा एक्शन रहा और एनडीए राज्य में ईडी का कैसा एक्शन रहा। यानी यूपीए राज्य के मुकाबले एनडीए राज्य में ईडी ने कितनी बढ़ोतरी की केस दर्ज करने के मामले में, कितने विपक्षी नेताओं के घर ईडी ने रेड की, कितनी विपक्षी सांसदों को ईडी ने धर दबोचा, कितने सांसदों विधायकों के खिलाफ जो विपक्ष के हैं उनके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है या फिर जांच प्रचलन में है। सबसे पहले बात संजय सिंह की, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको बाकायदा 4 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे के आसपास ईडी ने 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 5 तारीख को यानी कि कल उनको बाकायदा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद जो राउज एवेन्यू न्यायालय था उसने बाकायदा ईडी कस्टडी में संजय सिंह को भेज दिया। 5 दिन की कस्टडी यानी 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे संजय सिंह। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में विपक्षी नेताओं को डरा रही है मोदी सरकार? क्या वाकई में ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां भेजकर केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को धमकाने या उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है? इसी का हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे यूपीए राज्य के मुकाबले एनडीए में कितना फर्क रहा है जांच एजेंसियों की सक्रियता और उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे ईडी का जो अलग अलग राज्य में ईडी की जांच कैसी रही है। यूपीए राज्य के मुकाबले एनडीए राज्य में 27 गुना छापेमारी बढ़ी है। यानी कि जो एक्शन यूपीए राज्य में होता था वो एनडीए राज्य में ईडी का एक्शन 27 गुना बढ़ गया है। यूपीए राज्य के मुकाबले 27 गुना छापेमारी हुई। अब अगले बिंदु की बात करेंगे। अगला बिंदु क्या है? तो अलग अलग राज्य में ईडी की जांच की हम बात कर रहे हैं। अगला बिंदु क्या है वो भी आप समझ लीजिए। यूपीए राज्य के मुकाबले एनडीए राज्य में नेताओं पर 4 गुना ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। यानी एनडीए गवर्नमेंट में 2014 से अब तक 4 गुना ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं पहले की सरकार के मुकाबले। यानी 2004 से 14 का जो कार्यकाल रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, कांग्रेस की सरकार का, यानी यूपीए सरकार का, यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में 4 गुना नेताओं पर केस दर्ज हुए हैं। यानी 27 गुना ज्यादा छापेमारी हुई है। अब अगले बिंदु की बात करेंगे कि ईडी की तरफ से अब अगला बिंदु क्या है, यानी अलग अलग राज्य में जो छापेमारी है यूपीए बनाम एनडीए। तो यूपीए वर्सेज एनडीए। यूपीए राज्य में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हुई, 3 मंत्रियों पर कार्रवाई हुई और 3 सांसदों पर कार्रवाई हुई। तो वहीं एनडीए राज्य में 1 मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हुई और 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हुई। यानी संख्या कितनी बढ़ गई? यहाँ 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे और यहाँ एनडीए राज्य में 1 मुख्यमंत्री, 14 पूर्व मुख्यमंत्री। यहाँ 3 मंत्री थे यूपीए राज्य में, यहाँ 19 मंत्रियों पर कार्रवाई हुई। यहाँ 3 सांसदों पर कार्रवाई हुई यूपीए राज्य में, तो वहीं एनडीए राज्य में 24 सांसदों पे कार्रवाई हुई। आप समझिए कितने गुना एक्शन बढ़ा है ईडी का मोदी सरकार में या फिर एनडीए राज्य में। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला किसका नंबर है और कितने फर्क रहा है यूपीए राज्य वर्सेज एनडीए राज्य में। यूपीए राज्य में ना तो किसी एमएलए पर कार्रवाई हुई ईडी की तरफ से, ना ही कोई पूर्व विधायक शामिल था। तो वहीं एनडीए सरकार में, मोदी सरकार में 21 विधायक और 11 पूर्व विधायकों पर कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से। यानी ईडी ने बाकायदा एक्शन लिया है। अब अगले बिंदु की बात कर लेते हैं। अब ऐसे में सवाल उठने लगता है ईडी पर कि यूपीए राज्य वर्सेज एनडीए राज्य में कितना फर्क रहा है। तो सवाल उठने लगे हैं कि विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। इन्हीं सवाल जो उठते हैं विपक्षी नेताओं की तरफ से, चाहे वो ईडी पर उठें, चाहे वो सीबीआई पर उठें या फिर केंद्र की मोदी सरकार पर उठें,
इसको लेकर ईडी ने एक दावा भी किया था और अपना एक पक्ष रखता था विपक्षी नेताओं के उन सवालों पर कि विपक्षी नेताओं को ईडी डरा रही है, धमका रही है छापेमारी करके। ईडी ने क्या दावा किया था, ईडी ने क्या पक्ष रखता, समझिए। ईडी का पक्ष था कि पीएमएलए के तहत मामले में नेताओं पर सिर्फ 2.98% केस दर्ज किए गए हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लगभग 3% सिर्फ केस दर्ज किए गए हैं नेताओं पर। ये ईडी की तरफ से दावा किया गया था, पक्ष रखा गया था उन विपक्षी नेताओं के सवाल पर जो कह रहे थे हमारी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है वो आप समझ लीजिए। ये तो हो गया 2.9% केस नेताओं पर दर्ज किए गए हैं पीएमएलए के तहत, ऐसा ईडी का कहना है। अगला नंबर क्या है वो आप समझ लीजिए। सिर्फ 9% केस में छापे मारे हैं। ईडी का कहना है कि जितने मामले दर्ज हैं उनके कुल मामलों में 9% मामलों में ही छापेमारी की गई, जिनमें से 3% से कम ऐसे केस हैं जो नेताओं के घर छापे मारे गए, यानी 9% मामलों में छापेमारी की गई और 3% से कम छापे नेताओं के घर डाले गए। ईडी की तरफ से पक्ष रखा गया है। अब अगला बिंदु क्या है वो भी आप समझ लीजिए। तो 9% केस की छापेमारी होगी, 3% से कम छापे नेताओं के घर पड़े, ऐसा ईडी का कहना है। अगला बिंदु क्या है, ईडी का कहना है कि 25 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ है, यानी 25 ऐसे मामले हैं जिनमें ट्रायल पूरी तरीके से पूरा हो गया। 24 मामले ऐसे हैं जिनमें दोष सिद्ध हो गया, यानी जो आरोप लग रहे थे, जो केस चल रहा था, अब उस केस की सुनवाई पूरी हो गई, दोष सिद्ध हो गया 24 केसों में। और जो कन्विक्शन रेट है वो 95% है, यानी 95% कन्विक्शन रेट है। आप समझिए, ईडी का दावा है, ईडी की तरफ से ऐसा पक्ष रखा गया। 25 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ, 24 मामलों में दोष सिद्ध हुई, कन्विक्शन रेट 95% है, ऐसा ईडी का कहना है। हालांकि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद या फिर कहें इससे पहले जो भी ईडी ने कार्रवाई इस देश में की है, चाहे विपक्षी नेताओं के खिलाफ की हो या किसी दूसरे पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की गई हो, लेकिन अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि संजय सिंह के बाद अगला वो विपक्ष का नेता कौन होगा जिसको ईडी सम्मन जारी करेगी और बाकायदा पूछताछ के लिए बुलाएगी। यानी ईडी के रडार पर विपक्ष के वो कौन बड़े बड़े चेहरे हैं, कौन से वो बड़े नेता हैं जिनको ईडी अपने शिकंजे में ले सकती है, उनको सम्मन जारी कर सकती है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक नेता का खुलासा करेंगे, एक एक नेता की तस्वीर दिखाएंगे जो ईडी के रडार पर हैं। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस के चीफ हैं, ये ईडी की रडार पर हैं। क्यों ईडी के रडार पर हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये नेशनल हेराल्ड केस में इनसे पूछताछ ईडी कर चुकी है, यानी ये ईडी की रडार पर हैं। तीनों नेता कांग्रेस के दिग्गज, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और सांसद हैं वायनाड से, तो नेशनल हेराल्ड केस में इनसे पूछताछ हो चुकी है और ये भी अभी भी ईडी की रडार पर हैं। अगला नंबर किसका है वो भी आप समझ लीजिए कि अगला वो चेहरा कौन है विपक्ष का जो ईडी के शिकंजे में हो सकता है संजय सिंह के बाद। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं अखिलेश यादव और बाकायदा सीबीआई ईडी इनके खिलाफ जांच कर रही है। जब सपा सरकार थी और मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, तो रिवर फ्रंट घोटाला हुआ ऐसा आरोप लगा था और सीबीआई ईडी दोनों इनके खिलाफ जांच कर रही है, यानी ये भी ईडी की रडार पर है, कभी भी सम्मन जारी हो सकता है। अगला नंबर किसका है विपक्ष के उस चेहरे का जो ईडी की रडार पर है, ईडी इनसे पूछताछ कर सकती है। तो अगला चेहरा समझिए, 3 चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला चेहरा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी इनकी पत्नी है और बेटा तेजस्वी यादव जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। ये जॉब फॉर जो इस घोटाला हुआ था, लैंड फॉर जॉब, उस मामले में ये आरोपी हैं और ईडी की तरफ से बाकायदा इनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है और अभी हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इनसे पेशी इनकी हुई थी। हालांकि इनको अब अग्रिम जमानत मिल गई है, जमानत मिल गई है, लेकिन अगला सम्मन कब आएगा पूछताछ के लिए, कब इनको ईडी बुला लेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तीनों चेहरे जो हैं वो लैंड फॉर जॉब केस में बाकायदा इनके खिलाफ ईडी की तरफ से जांच चल रही है और बाकायदा इनको पूछताछ के लिए आगे भी बुलाया जा सकता है। अगला चेहरा कौन है विपक्ष का वो जिनको ईडी बाकायदा पूछताछ के लिए बुला सकती है? फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो फंड मिला था उसमें अनियमितता को लेकर, गड़बड़ी को लेकर ईडी की तरफ से इनके खिलाफ जांच जारी है और इनके जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उनके खिलाफ भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच कर रही है। यानी बाप बेटे दोनों पर ईडी का शिकंजा है, ईडी का
कह सकते हैं ईडी की रडार पर हैं दोनों लोग बाप बेटे। तो कुल मिलाकर इन पर भी शिकंजा कस सकती है ईडी और बाकायदा नोटिस जारी कर सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है। कह सकते हैं कि ईडी के रडार पर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी हैं। अगला वो चेहरा विपक्ष का कौन है, क्योंकि विपक्षी चेहरों को लेकर, विपक्षी नेताओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर बैंक मामले में इनके खिलाफ ईडी की जांच जारी है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर बैंक मामले में इनके खिलाफ जांच चल रही है और इनको भी कभी भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, यानी ईडी की रडार पर महबूबा मुफ्ती भी हैं। अगला नंबर किसका है विपक्षी चेहरे में, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अगला वो नाम कौन है विपक्ष की तरफ से। तो आप देखिए, दो चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के चाणक्य शरद पवार, बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा विपक्षी खेमे का। शरद पवार पर महाराष्ट्र सहकारी बैंक में जो अनियमितता हुई थी, जो गड़बड़ी हुई थी, उसका आरोप है और ईडी बाकायदा जांच कर रही है। तो वहीं उद्धव ठाकरे पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और इनके खिलाफ भी जो बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय है वो बाकायदा जांच कर रही है, ईडी की जांच जारी है। दोनों नेता ईडी की रडार पर हैं, यानी एक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, केस है, तो वहीं दूसरे पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। दोनों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, यानी ईडी की रडार पर है। अगला नंबर किसका है वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला विपक्षी वो चेहरा कौन है जो ईडी की रडार पर है। दो चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला चेहरा हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा चेहरा है, समझ लीजिए, अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके भतीजे हैं। तो हेमंत सोरेन, इनको तो कई बार ईडी बुला चुकी है, कई बार इनको सम्मन जारी हो चुका है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से कई बार ईडी पूछताछ कर चुकी है। और तो वहीं ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को इसी 9 अक्टूबर को ईडी ने बुलाया है, पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। सम्मन इनको क्यों जारी किया है? स्कूल भर्ती घोटाले को लेकर इनको बाकायदा सम्मन जारी किया गया है ईडी की तरफ से और 9 अक्टूबर को ईडी ने इनको बाकायदा पूछताछ के लिए बुलाया है। तो हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और चाहे शरद पवार हो या फिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्यों ना हो, तमाम वो ऐसे बड़े चेहरा, चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी या कांग्रेस के जो चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। तो विपक्ष के तमाम ये बड़े चेहरे हैं जिनके खिलाफ बाकायदा ईडी की जो है वो जांच प्रचलन में है। भले ठंडे बस्ते में चली गई हो, लेकिन ये ईडी की रडार पर है, इनको कभी भी ईडी सम्मन जारी कर सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, कस्टडी के बाद, अब अगला नंबर या फिर जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि ईडी कभी भी हमारे घर आ सकती है, कभी भी हमारी आवाज़ को दबाया जा सकता है। तो देखते हैं कि अगला नंबर किसका है और किसके घर ईडी बाकायदा सम्मन भेजती है और पूछताछ के लिए बुलाती है। हालांकि 9 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी को ईडी ने स्कूल भर्ती घोटाले को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो हमने आपको बताया किस तरीके से विपक्ष के वो बड़े चेहरे हैं जो ईडी की रडार पर हैं। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।